हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के स्नैपशॉट बुक के चैप्टर फर्स्ट कौन सा द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो कि विलियम सरोयन के द्वारा लिखा गया है। जो किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम सरोयन के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है वो दो पुअर अर्मेनियन बॉयज़ के बीच का है। ये जो कहानी है वो दो पुअर अर्मेनियन बॉयज़ के बीच का है। एक का नाम अरम, दूसरे का नाम मुराद। अरम 9 साल का था। अरम कितने साल का था? 9 साल का। मुराद 13 साल का था। अरम जितना ही ऑनेस्ट और टिमिड था, मुराद जस्ट उल्टा था। मुराद क्रेजी था। उसके पूरे फैमिली वाले उसको क्रेजी मानते थे, सिवाय अरम के। अरम उनको क्रेजी नहीं मानता था। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि मुराद जो है एक हॉर्स को चुराता है। मुराद जो है एक हॉर्स को चुराता है, जिस हॉर्स के ऑनर का नाम जॉन वारो था। जिस हॉर्स के ट्रू ऑनर का नाम क्या था? जॉन वारो था। और वो अपने भाई को राइडिंग के लिए ऑफर करता है। वो अपने कज़न को, दैट मीन्स अरम को जो है राइडिंग के लिए ऑफर करता है। तो इस कहानी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि एक सुंदर सा वाइट हॉर्स है। और ये द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो है किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम सरोयन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग समझते हैं अरम के बारे में। अरम कौन है? तो अरम जो है अगर देखा जाए तो 9 साल का एक लड़का है। अरम कितने साल का है? 9 साल का एक लड़का है। याद रहेगा ना? अरम कितने साल का है? 9 साल का एक लड़का है। आर्मेनियन बॉय है। 9 साल का लड़का है, आर्मेनियन बॉय है और गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करता है। जिस फैमिली का जो हॉलमार्क है वो क्या है? ऑनेस्टी और ट्रस्ट। जिस फैमिली का हॉलमार्क क्या है? हॉलमार्क मतलब पहचान ऑनेस्टी और ट्रस्ट है। पिछले 11th सेंचुरी से जो है अगर देखा जाए तो पिछले 11th सेंचुरी से जो है ये अपने ईमानदारी के लिए फेमस है। और इनका जो है कोई भी फैमिली मेंबर चोर नहीं हो सकता है। नो मेंबर ऑफ दी गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अरम इस कहानी के नरेटर भी हैं। याद रखना है कि अरम इस कहानी के नरेटर भी हैं। और अरम जो है वो ऑनेस्ट और टिमिड है। अरम कैसे हैं? ऑनेस्ट और टिमिड है। और ये जो कहानी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये अरम के चाइल्डहुड का है। ये जो कहानी है वो अरम के चाइल्डहुड का है। और इसका कज़न जो कि इससे बड़ा रहता है, ये तो 9 साल का था, इसका कज़न का नाम है मुराद। इसका कज़न का नाम क्या है? मुराद। याद रखना, इसके कज़न का नाम क्या है? मुराद। तो इसके कज़न का नाम मुराद है जो 13 साल का है। कितना साल का है? देखिए लिख भी दिए, जो कि 13 साल का है। कैसे हैं? क्रेजी है। इसका जो कज़न है वो क्रेजी है। कैसा है? क्रेजी है। और अगर देखा जाए तो ये क्या करता है? एक वाइट हॉर्स को चुराता है। ये इसका जो कज़न मुराद है एक वाइट हॉर्स को चुराता है, जो वाइट हॉर्स के ऑनर थे। कौन? जॉन वारो। वाइट हॉर्स के ऑनर कौन थे? जॉन वारो। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो हॉर्स को चुराने के बाद जो है वो कुछ दिन राइडिंग सीखने के बाद अरम के हाउस पे जाता है। अरम के हाउस पे जाता है और 4 बजे सुबह एकदम मतलब अर्ली मॉर्निंग जो है उसके घर के विंडोज़ को टैपिंग करता है और अरम को उठाता है और उसको ऑफ़र करता है। किसके लिए? राइडिंग के लिए। किसके लिए ऑफ़र करता है? राइडिंग के लिए। लेकिन अगर मुराद के बारे में देखें तो मुराद बताए हैं कि क्रेजी हैं और साथ ही साथ जो है इसको पूरे फैमिली वाले तो क्रेजी मानते ही हैं, लेकिन अरम नहीं मानता है। और यहाँ पे ये जो है मुराद जो है किसका बेटा है? तो मुराद जो जोराब का बेटा है। बताया ना, मुराद किसका बेटा है? जोराब का बेटा। ये तो पहले बता चुके हैं कि एक वाइट हॉर्स को ये स्टील करता है। और इसके बाद हम लोग कहानी में देखेंगे कि ये जो लड़का था, मुराद जो लड़का था, ये एनिमल लवर था। ये जो लड़का था एनिमल लवर था। दैट मीन्स जो है कहानी में क्या करता कि एक हॉर्स जो है, हॉर्स को अपने पास रखना ये इनको बहुत पसंद था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक रॉबिन नामक पक्षी, कहानी में लोग पढ़े हैं कि एक रॉबिन नामक पक्षी जब वो उसका विंग्स इंजर्ड हो गया था तो उसको रिपेयर भी कर रहा था। किस पेड़ के नीचे बैठ के? पीच ट्री के नीचे बैठ के। मतलब ये लड़का जो है ना एनिमल लवर था। घोड़ा को कैसे हैंडल करना है इनको आता था।
मतलब वे विद हॉर्स डॉग, ये इनको आता था। किनको? मुराद को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये दो कैरेक्टर आपका हो गया, अरम और मुराद हो गया। आते हैं तीसरा कैरेक्टर हम लोग अंकल खुसरो के बारे में। तीसरा कैरेक्टर कौन है? अंकल खुसरो के बारे में। अंकल खुसरो कैसे आदमी है देखते हैं। तो अंकल खुसरो, सबसे पहले समझते हैं कि अंकल खुसरो जो है एक ह्यूज मैन है विद अ लार्ज मुस्टक, लंबे चौड़े लंबे आदमी हैं, हट्टा कट्टा एकदम है। इसके मूछें बड़ी बड़ी हैं। इसकी मूछें कैसी है? एकदम बड़ी बड़ी है, एकदम मूछों पर ताव देते रहते हैं। साथ ही देखा जाए तो इरिटेबल है, चिड़चिड़ा स्वभाव के हैं। इम्पैशंस है, पैशंस नाम का चीज़ इनके अंदर नहीं है। फ्यूरियस इन टेम्पर, और फ्यूरियस इन टेम्पर मतलब इसका जो टेम्पर है, स्वभाव जो वो एकदम गुस्सा वाला है। मतलब नोटोरियस फॉर हिज रेज, अपने गुस्से के लिए फेमस है। नोटोरियस होता है जो नेगेटिव सेंस में फेमस होता है, तो अपने गुस्से के लिए फेमस है। और जब भी कोई व्यक्ति इनके पास जाता है कुछ भी प्रॉब्लम को लेके, तो बस उनकी बातों को सुने बिना जो है दहाड़ के उनको चुप करा देते हैं। क्या बोलते हैं? इट्स नो हार्म। क्या बोलते हैं? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब जितना भी आदमी इनके पास कुछ प्रॉब्लम को लेके जाता है, उनकी बातों को ये सुनता नहीं है, बल्कि अपने बातों को तुरंत डाल देता है उसके ऊपर कि देखो इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि एक बार जो है इनके घर में आग लग जाती है, और इनका जो बेटा रहता है, कौन? अरक। इनका जो बेटा रहता है अरक, वो 8 ब्लॉक को क्रॉस करके अपने पापा के पास पहुँचता है। और उसमें उसके पापा एक बार्बर के शॉप पे थे। तो पापा बोलता है, पापा घर में आग लग चुकी है। एकदम घबराते हुए बोलता है, पापा घर में आग लग चुकी है। अब इसके बाद वो क्या बोलता है? अरे उस पर ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं है। बताइए कैसे आदमी थे। बेचारा बार्बर बोलता है, बेटा बोलने आया है कि घर में आग लग चुकी है तो जाना चाहिए। बेचारा बार्बर धमका के चुप करा देता है। मतलब ये किसी के बातों को सुनते ही नहीं थे, किसी के बातों को पूरा सुनते ही नहीं थे, बल्कि अपने बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। ये धमका के चुप करा देते और बोल देते इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अरम और मुराद के ये अंकल थे। अरम और मुराद के ये अंकल थे, और ये सबसे क्रेजी थे, उस डायनेस्टी में सबसे क्रेजी थे। और ये जो मुराद है ना, मुराद भी इसी की तरह थे, मतलब उसका गुण इसके अंदर आ गया था। उसके बाद ये भी क्रेजी बन गए थे। लेकिन अरम और मुराद के बारे में देखें तो इन दोनों की दिली इच्छा थी हॉर्स राइडिंग। इन दोनों की दिली इच्छा थी हॉर्स राइडिंग। और ये लोग कहाँ पे रहते हैं? वालनट एवेन्यू में। कहाँ पे रहते हैं ये लोग? वालनट एवेन्यू में। तो अभी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े एक बार फिर से रिमाइंड लास्ट में हम लोग कर लेंगे। आते हैं एक और कैरेक्टर पे। अगला कैरेक्टर आपका है जॉन वारो। अगला कैरेक्टर कौन है? जॉन वारो। देखिए जॉन वारो जो है वो रियल ऑनर है किसके? वाइट हॉर्स की। मतलब जो वाइट हॉर्स चुराया गया था किसके द्वारा? मुराद के द्वारा। उस वाइट हॉर्स की ये रियल ऑनर है। और वे लोग अर्ली मॉर्निंग राइडिंग किया करते थे, एकदम प्रातःकालीन में जो है राइडिंग किया करते थे। और फिर उस घोड़े को एक डिजर्टेड विनयार्ड में वो लोग छुपा देते थे। उस घोड़े को जॉन वारो ने $60 में खरीदा था। उस घोड़े को जॉन वारो ने जो है $60 में खरीदा था। और वो किसान जो थे, जॉन वारो जो थे, वो एक फार्मर थे, असीरिया के रहने वाले थे, असीरियन किसान थे। और ये कंप्लेंट करते हैं हिज लॉस, इनका जो लॉस हुआ था, मतलब इसका जो घोड़ा चोरी हो गया था, इसके बारे में वो कंप्लेन करते हैं। दैट मीन्स एक दिन वो अरम के यहाँ था, अंकल खुसरो भी वहीं पे बैठे हुए थे, तो अपनी बातों को रखते कि मेरा एक घोड़ा है जो पिछले महीने से चोरी हो गया। आगे अगर देखा जाए तो वाइट हॉर्स किसके द्वारा चुराया गया था? मुराद के द्वारा चुराया गया था। और वाइट हॉर्स जो चुराया गया था, लेकिन बाद में उस वाइट हॉर्स को वापस कर दिया गया था। कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि उस वाइट हॉर्स को बाद में वापस कर दिया गया था। लेकिन वो वाइट हॉर्स जो है बाद में स्ट्रॉन्गर हो गया था और बेटर टेम्पर्ड हो गया था। मतलब पहले वो घोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं था, बाद में वो स्ट्रांग हो गया था जब उसको वापस किया गया था। और पहले उस घोड़ा का टेम्पर, स्वभाव भी अच्छा नहीं था, बाद में स्वभाव भी क्या हो गया था? अच्छा हो गया था। तो एक बार हम लोग कहानी को देख लेते हैं। देखिए कहानी क्या है। कहानी में अगर देखा जाए तो ये कहानी दो पुअर अर्मेनियन बॉयज़ के बीच का है, अरम और मुराद के बीच। अरम इस कहानी के नरेटर हैं। इसमें क्या दिखाया जाता है कि अरम जो है 9 साल का है,
9 साल का एज कैसा था आप लोग को पता ही है। और इसके बाद जो है मुराद 13 साल का है। तो मुराद एक दिन जो अपने भाई अरम के यहाँ, अरम के घर पहुँचता है, उसके विंडोज़ को नॉकिंग करता है, उसको उठाता है कि अगर तुमको राइड करना, उसको ऑफ़र करता है कि अगर राइड करना जल्दी से आ जाओ। अरम के अंदर तरह तरह के सवाल थे कि मेरे भाई के पास इतना सुंदर घोड़ा कहाँ से आया, हमारा जो पूरा फैमिली है वो गरीबी से ग्रस्त है, हमारा कबीला भी गरीबी से ग्रस्त है, तो फिर इसके पास इतना सुंदर घोड़ा कहाँ से आया। तो उसको लगता है कि शायद मेरा भाई ने कहीं से चोरी किया होगा। लेकिन फिर उसके मन में आता नहीं, हम लोग तो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली का हॉलमार्क्स ट्रस्ट और ऑनेस्टी है, तो फिर मेरा भाई चोरी कर ही नहीं सकता है। मन में बहुत तरह का सवाल आता है। और इसके बाद जो है वो फिर अंततः जो है हॉर्स राइडिंग के लिए तैयार हो भी जाता है। वे लोग वालनट एवेन्यू से निकलते हैं, ऑलिव एवेन्यू जाते हैं। अब क्या होता है, बड़ा भाई जो है उसको बोलता है ऐसा करो, मुझे अकेले राइडिंग करने दो। लेकिन इससे पहले जो है हम लोग किसके बारे में, अंकल खुसरो के बारे में थोड़ा सा उसमें बुक में दिया है कि अंकल खुसरो काफ़ी क्रेजियस टाइप के आदमी थे। वो किसी के बातों को सुनते नहीं थे। कोई भी अगर आदमी उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम को लेके आता तो उनको धमका के चुप करा देते और सीधा बोलते इट्स नो हार्म, पे नॉट अटेंशन टू इट। अगर वो हमेशा इसी टाइप के स्टेटमेंट को डाल देते हैं। और अंकल खुसरो जो एकदम भारी भरकम आदमी थे, मूछ वगैरह काफ़ी उसके बड़े थे और इरिटेबल नेचर के थे। तो ये इस तरह का होने के बाद जो है, लेकिन मुराद के जो पापा थे जोराब, वो प्रैक्टिकल थे। अब यहाँ पे पूरी तरह से इतना देखने के बाद अगर हम लोग देखा जाए तो फिर क्या होता है कि ये लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जो है, बड़ा भाई बोलता है भाई तुम उतर जा, थोड़ा देर के लिए हमको अकेले राइडिंग करना है। छोटा यू बोलता है भैया उतरेंगे, हमको भी राइडिंग करने दीजिएगा, तब ऐसा नहीं कि आप अकेले राइडिंग कर लीजिए और हमको छोड़ दीजिए। छोटा यू बोलता है भैया हमको भी अकेले राइडिंग करने दीजिएगा तब। तो बड़ा भाई बोलता है भाई ये घोड़े पे निर्भर करेगा कि घोड़ा तुमको राइडिंग करने देगा या नहीं देगा। तो छोटा भाई बोलता है भैया आपको जब घोड़ा राइडिंग करने दे सकता है तो हमको कहाँ दे सकता है, तो हमको भी राइडिंग करने में ले ही जाएगा घोड़ा, हमको भी राइडिंग करने दे देगा। बड़ा भाई बोलता है अरे घोड़े की अच्छी समझ है मेरे अंदर। तो बोलता है भैया आपके पास जो समझ है वो मेरे पास भी है। अब इतना सारा होने के बाद जो है राइडिंग करता है बड़ा भाई, राइडिंग करके आ जाता है। लेकिन छोटा भाई जब राइडिंग करने जाता है तो वो कुछ ही देर में गिर जाता है, घोड़ा उसको वहीं छोड़ के आगे की ओर भाग जाता है। दोनों भाई घोड़ा की खोज में निकलता है। आधा घंटे में घोड़े को खोज के ले आते हैं। और आधा घंटे में जब घोड़े को खोज के ले आता है तो फिर उस घोड़े को एक डिजर्टेड विनयार्ड में, एक सुनसान विनयार्ड में छुपा देता है। और छुपाने के बाद इसी तरह उन लोग राइडिंग करते हैं। अब क्या होता है, एक दिन उसके यहाँ, एक दिन अरम के यहाँ जो है जानवरों आते हैं अपने घोड़े को सर्च करते करते। और उस समय अंकल खुशो वहीं पे थे। तो बातचीत होती है घोड़े के चोरी के बारे में। तो अंकल खुशो उसको बोलता है अरे इस पर ध्यान ही मत दो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो बहुत सारा वहाँ बातचीत होता है, चूँकि हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत सारा बातचीत होता है। बातचीत होने के बाद जो है अब इस बात को सारा जब अरम सुनता जाता है अपने भाई के पास कि भैया किसान आया था घोड़ा को खोजते खोजते, भैया किसान आया था घोड़ा को खोजते खोजते। तो बड़ा भाई पूछता कुछ बताया तो नहीं, बोलता नहीं भैया कुछ नहीं बताया। अब इस तरह से ये लोग जब राइडिंग करता तो एक दिन इसकी मुलाकात जो है जानवरों से हो जाती है। जानवर बोलते हैं अरे रुको, किसान से हमको बात करने दो। अब इसके बाद जो है बातचीत होता है। किसान पूछते भी हैं कि बताओ तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है, इतना प्यारा घोड़ा है, घोड़े का नाम क्या है। तो बेचारा वो रिप्लाई करता है क्या, माई हार्ट। घोड़ा का नाम क्या है, माई हार्ट, मेरा दिल। और जब इस तरह से रिप्लाई करता है, इस तरह से जब रिप्लाई आता है तो रिप्लाई आने के बाद किसान बोलता है, जानवरों बोलते हैं कि क्या मैं इस घोड़े के माथ को देख सकता हूँ। माथ को देखता है तो बोलता है कसम खा के बोलते ही घोड़ा मेरा ही है। उसके बाद क्या होता है कि फिर जब उन लोग बच्चे देखते हैं बोलता नहीं ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हो उसको हम पहचानते हैं। और तुम्हारे मन ही सोचता है कि तुम्हारा फैमिली जो गैरो गैलेनियन फैमिली है और इसका कोई भी मेम्बर चोर नहीं हो सकता। तो ये मेरा घोड़ा का ट्वीन होगा, ये मेरा घोड़ा का जुड़वा होगा। और इतना बोल के निकल जाते हैं। बच्चा लोग क्या करता है, उसके घोड़े को फिर वापस कर देता है। और वापस करने के बाद वो फिर जब किसान जो थे, जानवर जो थे, वो अरम के यहाँ पे अबर घोड़ा गाड़ी से पहुँचते हैं और बोलते थैंक्स जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया था, क्योंकि पहले मेरा घोड़ा कमज़ोर था अब स्ट्रॉन्गर हो चुका है। पहले मेरा घोड़ा कमज़ोर था अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पहले मेरा घोड़ा का टेम्पर अच्छा नहीं था, स्वभाव अच्छा नहीं था, अब बेहतर हो चुका है, अब उसका टेम्पर भी अच्छा हो चुका था। तो इस तरह से इसका एकदम हम लोग शॉर्ट में पढ़ें। और अगर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना है तो मॉडल से प्रैक्टिस करके आपका दिया हुआ यूट्यूब में, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्लास 11th के प्लेलिस्ट में वहाँ पे वीडियो डाला हुआ है।
आते फिर दूसरा चैप्टर थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, एक चैप्टर और कर लेते हैं तुरंत, एकदम शॉर्ट में करते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा है वो एक पोएम है, एक पोएम है जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। नाम क्या है? टेल ऑफ मेलन सिटी, दैट मीन्स मेलन सिटी की जो है कहानी। मेलन सिटी की कहानी, मेलन का मतलब खरबूज, तो मेलन सिटी की कहानी अगर देखा जाए तो मेलन सिटी की कहानी कैसा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि मेलन सिटी का जो कहानी है आखिर कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो मेलन सिटी की कहानी कैसा है इस चीज़ को देखते हैं। तो तरबूज जो है, मेलन का मतलब क्या होता है? तरबूज होता है। तो तरबूज की जो कहानी है, तरबूज वाले शहर की जो कहानी है वो कैसा है? देखिए इसमें क्या है कि एक राजा है जो अपने आप को जस्ट और प्लासिड बोलते हैं। इस कहानी में हम लोग क्या देखेंगे, सॉरी कहानी नहीं, ये पोएम है। ये पोएम जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? ये पोएम विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। और इसमें एक किंग है, इसमें एक किंग है जो अपने आप को क्या मानता है? जस्ट और प्लासिड है। किंग अपने आप को मानता है कि हम क्या हैं? जस्ट और प्लासिड हैं। जस्ट का मतलब होता है न्यायप्रिय, जस्ट का मतलब क्या होता है? न्यायप्रिय। और प्लासिड है, प्लासिड का मतलब शांत है, ठीक ना, जिनको कभी कभार गुस्सा आता है। और लेकिन अगर देखा जाए ना कि भले विक्रम सेठ के बारे में शुरू मेंशंस कर दिए कि राजा जस्ट एंड प्लासिड थे, लेकिन वो राजा जो है ना विम्सिकल और मूडी था, थोड़ा सा अलग टाइप का था, मनमोजी टाइप का था। वो देखा जाए तो फिकल माइंडेड और अनस्टेबल था, मतलब वो अपने बातों पे कायम नहीं रहता था। अपने आप को बोल रहा है कि हम कैसे थे, राजा के बारे में मेंशन किया जा रहा है कि जस्ट प्लासिड था, लेकिन बेचारा वो छोटा छोटा मैटर को एकदम तिल का ताड़ बना देता था, वो राय का पहाड़ बना देता था। छोटे छोटे मैटर को, छोटी छोटी गलतियां को जो एकदम पहाड़ बना के राय का पहाड़ कर देता था। कौन? राजा। तो राजा को ऐसा बोला गया जस्ट और प्लासिड है, लेकिन जस्ट विपरीत था राजा, जस्ट विपरीत था। कैसे? इस पोएम को पढ़िए उसके बाद समझ में आ गया। अब राजा क्या करता है? प्रोक्लेम करता है एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। वो प्रोक्लेम करता है, घोषणा करता है कि एक आर्क को बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एक आर्क को बनाना चाहिए। और जब इस आर्क को बनाने के लिए वो बोलता है, आर्क समझते हैं ना, मेहराब जिसको बोलते हैं, वो जो आर्क होता है ना इस टाइप का जो बना होता है, हम लोग बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, राजा लोग जो बनाता है इस टाइप का, जो गेट होता है इस टाइप का, सिटी गेट टाइप का जो होता है। तो ये आर्क को बनाना चाहिए। तो आर्क को बनाने का वो ऑर्डर देता है, चूँकि वर्कर्स लोग ऑर्डर का पालन भी करेगा, चूँकि ऑर्डर किसका था? राजा का था। जो आर्क बनाया गया था वो काफ़ी लो था। आर्क जो बनाया गया था वो काफ़ी क्या था? लो था, काफ़ी नीचे बनाया गया था। अब होता क्या है कि राजा उस आर्क को देखने के लिए निकल पड़ता है। जब उस आर्क को देखने के लिए जब निकल पड़ता है, निकलने के बाद क्या होता है कि वो आर्क काफ़ी नीचे था, काफ़ी नीचे बना हुआ था। तो उसका मुकुट जो है, राजा का जो क्राउन है, क्राउन मतलब राजा का मुकुट, जो वो टकरा के गिर जाता है। अब राजा का मुकुट गिरना समझ सकते हैं आप, कितनी अपमानजनक बात थी। राजा का मुकुट जब गिरा तो राजा जो अपने आप को कैसा मानता? जस्ट प्लासिड। अब राजा के चेहरे पे पूरा गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये अपमानजनक बात थी। राजा का मुकुट गिर जाना ये काफ़ी अपमानजनक बात थी। तो किंग बिकेम एंग्री, राजा कैसा हो गया? एंग्री हो गया। राजा एकदम गुस्से में आ गया और बोलता जिसमें भी इसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके राजा अपने आप को क्या बोलता है? हम न्यायप्रिय हैं, लेकिन जस्ट उल्टा पुल्टा वो न्याय करते हैं। अब वो बुलाता है किसको? चीफ ऑफ द बिल्डर्स को, कि चीफ ऑफ द बिल्डर्स को बुलाया जाए। गलती उसी की है तो चीफ ऑफ द बिल्डर्स को बुलाया जाए। और बुलाने के बाद बोलता है कि इसको फांसी पे लटका दिया है। बोलता है हे महाराज मेरी गलती नहीं है। बेचारा चीफ ऑफ द बिल्डर आता है, बोलता है महाराज मेरी गलती नहीं है, बनाया कौन है? वो वर्कमैन, तो गलती तो उसकी है ना, मेरी कहाँ गलती हुई? तो राजा बोलता है देखो किसी गलत आदमी को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, तो इसको छोड़ दो, फांसी जो उसको हॉल्ट कर दो, थोड़ा देर के लिए रोक दो। और किसको बुलाया जाए? वो वर्कमैन को बुलाया जाए। अब सारे वर्कमैन को बुलाया गया। वर्कमैन बोलता है महाराज मेरी गलती नहीं है। बोलता है महाराज मेरी गलती नहीं है। गलती किसकी है? ब्रिक वॉज नॉट मेड ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइज, कि ब्रिक जो बनाया गया था वो प्रॉपर शेप एंड साइज में नहीं बनाया गया था। जो ब्रिक बना हुआ था, ईटा जो बना हुआ था, वो प्रॉपर शेप एंड साइज में नहीं बनाया गया था। प्रॉपर शेप एंड साइज में जब नहीं बनाया था तो गलती किसकी है महाराज? ईटा बनाने वाले की। गलती हम लोग की नहीं है, गलती किसकी है? ईटा बनाने वाले की।
तो बुलाया जाता है मैसन को। मैसन आता है क्यूरिंग करते हुए, थोड़ा डर के मारे वो काँप भी रहता है। महाराज मेरी गलती नहीं है। गलती किसकी है? आर्किटेक्ट वाले की, क्योंकि आर्किटेक्ट वाले ने जैसे हमको बोला वैसे हम बना दिए। देख रहा ब्लेम कैसे कैसे एक दूसरे के ऊपर डालते जा रहा सब। तो बोलता है महाराज मेरी गलती नहीं है, गलती है आर्किटेक्ट वाले की। और इसके बाद आर्किटेक्ट वाला को बुलाया जाता है। आर्किटेक्ट वाला बोलता है महाराज मेरी गलती नहीं है, महाराज मैंने जो प्लान बनाया था मैंने तो आपको दिखाया था और आपने ही इसमें सुधार किया था, आपने ही ऐसा इसमें सुधार किया था, तो आपने जैसे ही बोला मैंने बना दिया। अब यहाँ पे गलती किसकी निकल रही है? राजा की। गलती किसकी निकल रही थी? राजा की। राजा का सर चक्कर आने लगा था। अरे फंस तो गए हम ही, आखिर फांसी अब किसको मिले? आखिर तो फंस हम ही रहे। गलती किसकी आ गई? राजा की। और राजा गलती आने के बाद पूरा जो इशू था, हॉल इशू वाज क्वाइट ट्रिकी। राजा बोलते देखो ये मामला बड़ा पेचीदा है, पता ही नहीं चल रहा दोषी कौन है, ये मामला बहुत पेचीदा हो गया। चूंकि राजा को लगा था हम ही फंस रहे हैं, ऐसा फील हो गया था राजा को। अब इसके बाद राजा ऑर्डर देता है कि इस राज्य का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसको बुला के लाया जाए। इस राज्य का जो सबसे वाइजिएस्ट मैन है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको बुला के लाया जाए। और बुला के लाया गया। लाया किसको गया? एक ओल्ड मैन को। बुला के किसको लाया गया? एक ओल्ड मैन को। और वो आदमी इतना बुढ़ा था कि ऐसा लोग मानते थे कि ओल्ड मैन है जिसका ज़्यादा एज हो गया है तो ज़्यादा जगह गया है, ज़्यादा घुमा है, ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत की है, तो वो ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। तो इस कारण से एक ओल्ड मैन को लाया गया था। ये आदमी इतना बुढ़ा था, बेचारा देख भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा बुढ़ा था। वो आता और बोलते हैं माजा तो समझ चुका था। अब यहाँ पे गलती होती निकलती किसकी? आर्क की। कि गलती किसकी है? आर्क। अब आर्क की जब गलती है तो ऐसा बोला था कि आर्क को फांसी पे लटका दिया जाए। तभी उनमें से एक जो उसका मिनिस्टर आता है वो बोलता है कि महाराज कैसे हम आर्क को इतने सैम्फुली फांसी पे लटका सकते हैं जिसने आपके माथे को टच किया। फिर राजा बोलता है कि सही बात, एक नॉन लिविंग को फांसी हम लोग कैसे दे सकते हैं? आखिर एक नॉन लिविंग को फांसी कैसे दे सकते हैं? लेकिन क्राउड जो थी, जो भीड़ थी, वो रेस्टलेस हो गई थी, बेचैन हो गई थी, वो चाह रही थी राजा फैसला सुनाए, जल्दी फैसला सुनाए किसको फांसी मिलने वाला है। अब इस चीज़ को देखने राजा बोलता चलो उसको छोड़ो, न्यूज़ सेटअप करो। न्यूज़ को सेटअप किया गया। न्यूज़ को जो सेटअप किया जाता है, फांसी का फंदा जो सेटअप किया जाता है वो थोड़ा सा हाई में सेटअप किया गया था, ऊंचा में सेटअप किया गया था। अब बोला जाता है चलो फांसी का फंदा सेटअप किया गया, तो अब क्या करो, फांसी का फंदा सेटअप है तो वो इतना सेटअप किया गया था, सबका गर्दन बारी बारी से नापा गया। कोई भी उतना ऊंचा नहीं था, उतना ऊंचा केवल एक ही आदमी था। और वो कौन था? राजा। वो कौन था? राजा था। और इस तरह से जो है राजा फांसी पे सड़ जाता है। मिनिस्टर बोलता थैंक्स, कोई तो मिला, महाराज की जय हो। चलिए महाराज की जय हो। और इसके बाद जो है फिर इन लोग डिसाइड करता है कि नया राजा का जो चूज होना, नया राजा का जो चुनाव करना, वो कैसे करना है कि जो भी सिटी गेट से, जो भी आदमी उस सिटी गेट से पास करेगा उस आदमी से पूछा जाएगा कि हमारा नया राजा कौन होगा। और वो जो सिटी गेट से पास करने वाला जो पहला व्यक्ति होगा वो जिसको बोल देगा वही हमारा नया राजा होगा। अब वहाँ से क्रॉस करता है एक इडियट। कौन क्रॉस करता है? एक इडियट। एन इडियट टू डिसाइड द नेक्स्ट किंग। अब बेचारा उस इडियट से पूछा जाता है, वहाँ का जो गार्ड होता है उसको रुकता है, ओ रुको, कहाँ जा रहे हो, बताओ आपका नया राजा कौन होगा, हमारा नया राजा कौन होगा? तो बोलता है मेलन। वो रिप्लाई क्या करता है? मेलन। बेचारा उससे जितना क्वेश्चन पूछा था सब क्वेश्चन का एक ही आंसर, क्या? मेलन। नाम क्या है? मेलन। मतलब जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब क्या? मेलन। और इस तरह से एक मेलन को, इस तरह से जो है एक मेलन को जो है थ्रोन तक उसको क्राउन पहना के जो है, तरबूज को क्राउन पहना के जो है थ्रोन तक, गद्दी तक ले जाया गया और उसको गद्दी पे बिठा दिया गया। अब वहाँ के लोग जो है इस चीज़ से खुश थे चूँकि उनके लाइफ में अब इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं था। एकदम पीस थी, शांति थी और लिबर्टी थी, आज़ादी थी। चूँकि मेलन तो कुछ बोल नहीं सकता था, इस कारण से पूरा एकदम क्या,
एकदम वहाँ पे लिबर्टी लोगों को मिल चुकी थी, पीस मिल चुकी थी। अब देखिए राजा अपने आप को क्या बोलता है, जस्ट एंड प्लेसिड। समझ में आ रहा है कहाँ जस्ट और प्लेसिड था, जस्ट उल्टा था कि वो छोटी से मैटर को, गलती तो राजा का था, गलती राजा का था और लास्ट में राजा ही फांसी पे चढ़ गया। तो सबसे पहले ध्यान क्या देना, टेल ऑफ मेलन सिटी किसके द्वारा लिखा गया, विक्रम सेठ के द्वारा, जिसमें एक राजा है जो अपने आप को जस्ट एंड प्लेसिड बोलते हैं। और जस्ट एंड प्लेसिड बोलने के बाद एक दिन वो आर्क को देखने निकलते तो उनका क्राउन जो है, उनका जो मुकुट है वो आर्क से टकरा के गिर जाता है। और आर्क से टकरा कर जब गिर जाता है तो गिरने के बाद चूंकि आर्क जो बना हुआ था काफ़ी लो बना हुआ था, आर्क जो बना हुआ था काफ़ी लो बना हुआ था, राजा के अंदर जो एकदम राजा क्या था, शांत स्वभाव का था, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है चीफ ऑफ द बिल्डर को बुलाया जाए, चीफ ऑफ द बिल्डर को फांसी पे लटका दिया जाए क्योंकि उसके वजह से हमारा मुकुट गिर गया है। अब चीफ ऑफ द बिल्डर को बुलाया जाता है, वो बोलता है महाराज मेरी गलती नहीं है, वर्कमैन की गलती है। वर्कमैन बोलता है महाराज मेरी भी गलती नहीं है, ईटा गलत साइज का बना हुआ था। वो बोलता है महाराज मेरी गलती नहीं है, ईटा बनाने वाला जो है, वर्कमैन क्या बोलता है, महाराज मेरी गलती नहीं है, ईटा बनाने वाली गलती है। मैसन को बुलाया था, मैसन बोलता है महाराज मेरी गलती नहीं है, आर्किटेक्ट की गलती है। और इसके बाद वो आर्किटेक्ट बोलता है महाराज मैंने तो आपको प्लान दिखाया था, आपने तो इसमें सुधार किया था। फंस कौन गया, राजा। अंततः राजा फांसी पे चढ़ जाता है और उनका जो नया राजा है वो मेलन हो जाता है और नया राजा कौन बन जाता है, मेलन। तो ये आपका कहानी था। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।